जय हिंद दोस्तों, आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और सेशन की शुरुआत दो शब्दों मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए ये 4 लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, चूंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। मतलब आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। इसी क्रम में आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला है, हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो देखिए विकल्प दिया गया है, पहला नई दिल्ली, दूसरा लियोन, तीसरा वियना, चौथा दिया गया है पेरिस। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा दोस्तों, ये विकल्प नंबर ये सही होगा, नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। यहां बात आपको ध्यान रखना है, ये यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का जो कि कौन सा संस्करण है, तो ध्यान रखेंगे संस्करण के रूप में तीसरा है और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको दूसरे का भी याद रखना है कि दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? तो यूएई में किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में हमको याद रखना है इंटरपोल के बारे में। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 ईस्वी में इंटरपोल की स्थापना की गई है और इसे अंतरराष्ट्रीय पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय, कई बार यह पूछा गया है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो लियोन शहर में स्थित है। और ये लियोन किस देश का शहर है? तो दोस्तों भूलेंगे नहीं, ये फ्रांस देश का शहर है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि 90वां इंटरपोल का सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? तो यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसी क्रम में आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी और याद रखेंगे लियोन के बारे में। यह फ्रांस का शहर है और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। इसी क्रम में किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सीन नदी के तट पर स्थित है। यह भी कई बार पूछा गया है। वियना के बारे में आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ओपेक का मुख्यालय कहां है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। यह भी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें पेरिस की, तो यहां से आप याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो कि 2024 में होना है, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाना है। साथ ही साथ यहां से ध्यान रखें, यूनेस्को के मुख्यालय के साथ साथ 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एफएटीएफ का मुख्यालय भी कहां स्थित है? तो यह भी पेरिस में स्थित है। और एफएटीएफ को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है और आप याद रखेंगे इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो टी राजा कुमार जो है दोस्तों, ये एफएटीएफ के प्रमुख के रूप में हैं। कहां के हैं? तो यह भी ध्यान रखेंगे सिंगापुर देश से हैं, या इसको भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग रिवीजन को पुनः एक बार देख लेते हैं। रिवीजन हमारा दिया गया है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। और भारत में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो यह भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में है। सबसे कम कहां है? तो हरियाणा में है, यह भी ध्यान रखेंगे। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो चालुक्य राजवंश के द्वारा उत्तर भारत पर शासन नहीं किया गया था। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देख लें। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई? अब ध्यान रखना है, यहां से पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की किस देश के द्वारा घोषणा किया गया है? विकल्प हमारा जो दिया गया है, पहला है दोस्तों ब्रिटेन, दूसरा है कनाडा, तीसरा है जापान, चौथा है दक्षिण कोरिया। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, कनाडा के द्वारा यह घोषणा किया गया है। किस प्रकार के? फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का। कनाडा की बात करें तो यहां की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और आपको याद रखना है कि विश्व में
सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर आपका जो होगा दोस्तों ये कनाडा होगा। इसी क्रम में कनाडा के राष्ट्रपति कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो जो हैं ये कनाडा के राष्ट्रपति हैं। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए कि विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस है, जबकि तटीय सीमा के आधार की बात की जाए तो ये कौन सा होगा? कनाडा। अगर जनसंख्या की बात की जाए यहां तो आप ध्यान रखेंगे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। इसी क्रम में कनाडा से पूछा जाता है कि विश्व में गेहूं की जो मंडी है, गेहूं की मंडी नाम से जाना जाता है तो विनीपेग है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है और ये कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। इसी क्रम में आप एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कनाडा के परिप्रेक्ष्य में कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां किया गया? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन में। कहां? कनाडा के हैमिल्टन में इसका आयोजन किया गया है। अब की बार कहां किया गया था? तो राष्ट्रमंडल का ये 22वां संस्करण था और इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। यहां कितने पदक भारत ने प्राप्त किए हैं? टोटल 61 पदक प्राप्त किए हैं और पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। इसी क्रम में 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि कब होगा? 2026 में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया, कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, यह भी ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हाल ही में 65वां संसदीय बैठक बुलाई गई थी। तो इसका बैठक का आयोजन कहां किया गया था? तो कनाडा के हेलीफैक्स में इसका आयोजन किया गया था और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ओम बिरला जी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था संसदीय मंडल दल का। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे ब्रिटेन के बारे में बात करें तो हाल ही में यहां की महारानी, क्या नाम है इनका? तो एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है और यहां पर सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय को नए सम्राट के रूप में घोषित किया गया है। यहां के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, इनको नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे जापान के बारे में। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। क्या है दोस्तों? टोक्यो है और यहीं के सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता जिनका नाम क्या है? शिंजो आबे है। इनका गोलियों से मारकर नारा में हत्या कर दिया गया था। इनको 2021 का पद्म विभूषण सम्मान, साथ ही साथ 2022 का नेताजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये सारे जानकारियां आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम लोग रिवीजन को पुनः देख लेते हैं। चिल्का झील कहां स्थित है? वह उत्तरी तट पर। तो ये उत्तरी तट का संबंध कहां से है? तो उड़ीसा राज्य से है। और आपको याद रखना है अगर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित होने वाली पहला स्थल पूछा जाए तो ये चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील है और उड़ीसा राज्य से संबंधित है, खारे पानी की झील है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? 75 है। सर्वाधिक कहां है? तो तमिलनाडु राज्य में है। कितना है? 14। और दूसरे स्थान पर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, जहां पर 10 आर्द्र भूमियां हैं। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में समझौता ज्ञापन किया जाता है। इसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे रामसर कन्वेंशन। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया था। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा है चालुक्यों की राजधानी कहां थी? तो वातापी में चालुक्यों की राजधानी थी। यह भी ध्यान रखना है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? यह प्रश्न काफी समय भी है तो इसको आपको जरूर याद रखना है। विकल्प
देखिए पहला दिया गया नामीबिया, दूसरा युगांडा, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही होगा, दक्षिण अफ्रीका। भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि लगभग 10 वर्ष तक लगातार प्रत्येक वर्ष 10 से 12 चीते भारत में मंगाए जाएंगे। कहां से? तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से मंगाए जाएंगे। इसी क्रम में चर्चा में खूब रहा है नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहाक। क्या है दोस्तों? विंडहाक है। यहां से भारत के लिए 8 चीते मंगाए गए। कब मंगाए गए 8 चीते? तो आपको ध्यान रखना है, इसे 17 सितंबर 2022 को कून्हो नेशनल पार्क में छोड़ा गया और इसी दिन प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, इसी दिन छोड़ा गया था कून्हो नेशनल पार्क में। इसमें 5 जो है ये मादा है और इसी मादा में से एक का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या रखा गया है? आशा रखा गया है। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए भारत में टाइगर किस राज्य में सर्वाधिक हैं, तो यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर किसके शासनकाल में और कब प्रारंभ होता है? तो उस दौरान 1973 में प्रारंभ होता है। उस दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। आपको एक प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा है, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। क्या है? कंपाला है। आप ध्यान रखेंगे इसे WHO के द्वारा इबोला वायरस से मुक्त घोषित किया गया है। किस देश को हाल ही में? तो युगांडा को घोषित किया गया है WHO के द्वारा। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया को आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए 8वां T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया था 2022 का? तो यह भी ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में किया गया और विजेता देश कौन रहा? इंग्लैंड दूसरी बार विजेता देश के रूप में रहा। उप विजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान जो है दोस्तों ये उप विजेता के रूप में रहा है। यह भी ध्यान रखेंगे। अफ्रीका के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाती है कि अफ्रीका में वेल्ड नामक घास की मैदान कहां पाया जाता है? तो वेल्ड नामक घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि लानोज नाम का घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है और डाउन्स नाम का घास का मैदान कहां पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपीज नाम का कहां पाया जाता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि स्टेपीज नाम का घास का मैदान कहां पाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो यह चित्रकूट जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर है? तो आप ध्यान रखेंगे इंद्रावती नदी पर है। और किस राज्य में है यह भी ध्यान रखें, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी कहां है? तो छत्तीसगढ़ में है। यह भी ध्यान रखना है। और इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। यह भी ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो होता है दोस्तों ये नलकूपों के द्वारा होता है। यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लें। हाल ही में ब्रेन लाइफ कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है? देखिए यहां पहला दिया गया है भारत, दूसरा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दिया गया ये भी दोनों और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा ये विकल्प नंबर सी सही होगा। भारत और
और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों के द्वारा किसका खोज किया गया है? तो आर्टिफिशियल सिनेप्स का क्या किया गया है? खोज किया गया है। अगर हम बात करें सिनेप्स की तो आपको याद रखना है तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की इकाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखें न्यूरॉन्स, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई के नाम से जाना जाता है। और सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए न्यूरॉन्स जो है ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इन्हीं का अगले सिरे का स्ट्रक्चर, ब्रांच टाइप में स्ट्रक्चर जो बना होता है वो क्या है? तो वही साइनेप्सिस है, इसी को साइनेप्सिस कहा गया है और इसी का आर्टिफिशियल बनाया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है हाल ही में यमपॉक्स बीमारी जो कि WHO के द्वारा पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, इसका नाम WHO के द्वारा परिवर्तित करके क्या किया गया है? यमपॉक्स किया गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के लिए पहली बार दवा बनाई गई है। किसके द्वारा? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा और इसका मुख्यालय कहां है? पुणे में स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। यह किसके द्वारा होता है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसकी दवा पहली बार बनाया गया है सर्वाइकल कैंसर का सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगर बात करें इनकोवैक की, यह नाक से ली जाने वाली विश्व की पहली कोविड-19 की दवा है। यह किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जाएगा। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है लंपी नामक जो बीमारी है, इसकी जो कि पशुओं में होता है, इसका भी इलाज के लिए स्वदेशी दवा बनाया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया से, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा है यहां की राजधानी। और इसी क्रम में एंथोनी एल्बानीज जो है दोस्तों यहां के प्रधानमंत्री हैं। और आपको याद रखना है यहां से एंथोनी एल्बानीज से कि यहां की सर्वोच्च चोटी जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और यहां पर विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति से बना क्या है? प्रवाल भित्ति से बना संरचना है जिसे क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है मरे डार्लिंग नदी का संबंध किस देश से है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? या मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड देश में जापान याद रखेंगे, इंडिया याद रखेंगे, साथ ही साथ USA याद रखेंगे और आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों के समूह को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है और इन्हीं देशों का एक युद्धाभ्यास है जिसे मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ पिच ब्लैक नामक युद्धाभ्यास और कोकाडू नामक युद्धाभ्यास का आयोजन करता है जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में रिवीजन को पुनः देख लें। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी, कहां? मांडवी नदी पर स्थित है जो कि गोवा राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए हर घर जल वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगर आपसे पूछा जाए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 44 में। और कहां पर लागू है? तो एकमात्र राज्य गोवा है, यहां पर लागू है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में तटीय सीमा वाला सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। और आपको याद रखना है पर कैपिटा इनकम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आपको याद रखना है गोवा जो है यहां सर्वाधिक है। 37वां राष्ट्रीय खेल
राष्ट्रीय खेल का भी आयोजन कहां किया जाएगा, जो कि 2023 में किया जाना है। इसका आयोजन भी गोवा राज्य में किया जाएगा। अगला है प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो सीतापुर उत्तर प्रदेश का स्थल है, यहां पर नैमिषारण तीर्थ स्थल जो है यहां पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर में नामित होने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो आप देखिए विकल्प दिया गया है, पहला आर.वी. ग्रेबियल, दूसरा हरनाज संधू, तीसरा मिशेल यो, चौथा डॉक्टर सिंथिया। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। मिशेल यो जो है ये पहली एशियाई महिला हैं जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुई हैं। किसके लिए? ऑस्कर के लिए नामित हुई हैं। अगर हम बात करें ऑस्कर की तो ये कौन सा क्रम होगा? तो ये 95वां ऑस्कर का क्रम होगा और इसका आयोजन कहां किया जाता है? तो यूएसए के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे इससे पहले कौन सा था? 94वां था। और यहां पर याद रखेंगे ऑस्कर में बेस्ट फिल्म के रूप में किसे चुना गया था? तो कोडा बेस्ट फिल्म के रूप में, और बिल स्मिथ जो हैं ये बेस्ट अभिनेता के रूप में, और जेसिका चेस्टर्न जो हैं ये बेस्ट अभिनेत्री के रूप में, और जैन कैपियन जो हैं ये बेस्ट निर्देशक के रूप में चुने गए थे। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में भारत के द्वारा पहली बार 5 फिल्में जो कि 95वें ऑस्कर के लिए नामित की गई हैं, कौन कौन सी हैं? ध्यान रखेंगे RRR है, दूसरा कश्मीर फाइल्स है, तीसरा याद रखेंगे कांतारा है, चौथे की बात करें तो छेलो सो है, और पांचवा और अंतिम की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ जो है, ये 5 फिल्में जो हैं ये नामित की गई हैं ऑस्कर के लिए भारत के तरफ से। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है हाल ही में गोल्डन अवार्ड किस ओरिजिनल सॉन्ग भारतीय सॉन्ग को दिया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा फिल्म है? RRR है, और गाना क्या है? तो नाटू के लिए दिया गया है। इसी क्रम में आप भूलेंगे नहीं गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और किसे दिया गया है? तो जिंदल स्टील कारपोरेशन को दिया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले किसे दिया गया था? तो सेल को दिया गया था, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर सिंथिया को विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया को, और ये कहां की हैं? यूएसए की हैं। अगर बात करें हरनाज संधू की तो 70वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो भारत की तीसरी हरनाज संधू के द्वारा जीता गया था। इसी क्रम में आर.वी. ग्रेबियल की बात करें तो 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो आर.वी. ग्रेबियल ने जीता है। ये कहां की हैं? तो यूएसए की हैं, और क्रम कौन है? 71वां है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे आशा पारेख। कौन? आशा पारेख को दिया गया है। इसी क्रम में हाल ही में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे दिया गया है? तो मेगा स्टार चिरंजीवी को दिया गया है। पूछा जाए 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे फिल्म फेयर की, तो ये क्रम कौन सा है? 67वां है। इसमें रणवीर सिंह 83 के लिए और कीर्ति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है। जबकि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर ली जाए तो आप ध्यान रखेंगे इसको किसे दिया गया है? तो अजय देवगन और सूर्या को, और महिला के रूप में अपर्णा बाल मुरली को, सोरा रई पुट्रू और तानाजी अंसांग वारियर के लिए दिया गया है। आइए इसी क्रम में रिवीजन को देख लेते हैं। किस
किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है यह सर्वाधिक क्षेत्र में भारत के फैला हुआ है, यह भी ध्यान रखना है। अगले जानकारी को देखें। हाल ही में प्रलय स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? पहला देखिए विकल्प है हिटलर द्वारा यहूदियों का जनसंहार, दूसरा दिया गया जापान पर परमाणु हमला, तीसरा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना, चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर ये सही होगा। हिटलर द्वारा यहूदियों का जनसंहार जो है इसके लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है हिटलर जो कि जर्मनी शासक थे और इनके द्वारा लगभग 60,000 यहूदियों को गैस चैम्बर में भर के इनको जला दिया गया था और ये उस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार था। इसी कारण इसे प्रलय स्मरण दिवस के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में यह कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है? तो 2005 से। और यह घटना कब की है? तो ध्यान रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय की यह घटना है। कब से? तो 1839 से लेकर 1845 के बीच की यह घटना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे यहां से जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन जो है यह जर्मनी की राजधानी है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो एल्ब नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ सोल्ज जो हैं ये वर्तमान में क्या हैं? चांसलर हैं। कहां के? जर्मनी के। इसी क्रम में आपको याद रखना है जर्मनी की एक पूर्व चांसलर रही हैं एंजेला मार्केल। कौन है? एंजेला मार्केल हैं। इनको 2 पुरस्कारों से यूनेस्को शांति पुरस्कार और नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अन्य जो विकल्प दिए गए हैं। अगर जापान की बात की जाए तो जापान में 2 परमाणु घटनाएं होती हैं। कब होता है? तो एक 6 अगस्त 1945 को और कहां होता है? तो हिरोशिमा पर होता है। और आप ध्यान रखेंगे 9 अगस्त को दूसरा परमाणु घटना नाकासाकी पर घटित होता है। किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा यह परमाणु घटना घटित किया जाता है। इसी क्रम में इन्हें लिटिल मैन और फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो कसीदो हैं। और जापान के 4 द्वीपों का क्रम याद रखना है। अगर पूछा जाए होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु जो है क्रमशः 4 द्वीप हैं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में हैं। आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की, यह 1986 ईस्वी में घटित होता है और यह यूक्रेन में घटने वाली घटना है, यह भी ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में एमआईसी जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट दुर्घटना के नाम से जाना जाता है, या कहां? तो भोपाल में घटित होता है। कब? तो 1984 3 दिसंबर 1984 को घटित होता है। और यह भी आपसे कई बार परीक्षाओं के माध्यम से पूछा गया है। आइए इसी क्रम में अन्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो 6 से 7 होना चाहिए सामान्य फसलों को उगाने के लिए। अगर पूछा जाए मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो मदुरई में स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देख लें। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल जिसका नाम मरीन है को किसने प्रारंभ किया? तो देखिए दिया गया अमित शाह, दूसरा दिया गया सर्बानंद सोनोवाल, तीसरा नरेंद्र सिंह तोमर, चौथा स्मृति ईरानी। यहां जो सही विकल्प हमारा यह विकल्प नंबर 20 सही होगा। सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसका क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल नाम क्या है? मरीन है और इसको सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए बंदरगाह और नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। इसी क्रम में आयुष का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ए फॉर यहां आयुर्वेद है और वाई का यहां आशय योग है और यू का यहां आशय यूनानी है। यस यहां
यहां यस क्या है, सिद्धि है, एच क्या है तो होम्योपैथी, होम्योपैथी जो है इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना है योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहला होम्योपैथी सम्मेलन कहां बुलाया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे दुबई में बुलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो आप याद रखेंगे होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है अमित शाह जी के बारे में अगर पूछा जाए, भारत के पहले सहकारिता मंत्री और भारत के गृह मंत्री के रूप में कौन है, तो अमित शाह जी हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है कृषि मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और स्मृति ईरानी जी से याद रखना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी हैं। इनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी है, यह भी आपको याद रखना है। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है लाल सलाम, किसकी बुक है, तो स्मृति ईरानी की है, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का में कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को, और किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा जो है यह सबसे उपजाऊ मृदा है, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लें। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20, आप यहां बढ़ा लेंगे, T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है, तो देखिए पहला है सूर्य कुमार, दूसरा बाबर आजम, तीसरा बेन स्टोक, चौथा मोहम्मद सिराज। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर ये सही होगा, सूर्य कुमार को चुना गया है। बात हो रही है आईसीसी की, तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय कहां है, दुबई में इसका मुख्यालय है। और ग्रेग वर्कले जो है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। ये किस देश के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना है कि अन्य बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनको कई कैटेगरी में चुना गया है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत की जा रहा है जिसमें तमाम सारे खिलाड़ियों का नाम दिया गया है कि वर्ष 2022 के लिए आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को किस फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया है। यहां देखिए एक आपका दिया गया है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आप ध्यान रखेंगे यह पूछा जा रहा है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, वेन स्टोक को, और ये इंग्लैंड के हैं। अगर पूछा जाए आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में, वह सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी को किसने प्राप्त किया है, तो बाबर आजम ने प्राप्त किया है, ये पाकिस्तान के हैं। अगर बात करें आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो राचेल हेहो को ये किया गया है और क्लिंट ट्रॉफी भी इन्हें दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे नेट सीवेर हैं, क्या है, नेट सीवेर हैं, इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं, ये ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई है। आपको याद जो रखना है वो आप ध्यान रखना है, इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष की बात करें तो मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका के, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के रूप में बात की जाए तो रेणुका सिंह हैं, ये भारतीय हैं, इनको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले कुछ पुरस्कारों को देख लें। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हार्ड को दिया गया है, ये नामीबिया के हैं। वीमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में ईसा ओजा को दिया गया है, यूएई की है। एम्पायर ऑफ द ईयर के रूप में रिचर्ड इल्विंगवर्थ को दिया गया इंग्लैंड के, और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के रूप में आसिफ शेख को दिया गया है जो कि नेपाल देश से संबंधित हैं। अब क्रिकेट के प्रारूपों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे अगर पूछा जाए विश्व का वह कौन सा देश है जिसने 1000वां मैच खेला है, तो ध्यान रखेंगे ये भारत है। कौन है, भारत है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाए विश्व का वो कौन सा देश है जिसने सर्वाधिक रनों के अंतराल से विजय प्राप्त किया है, तो ये भारत है। और कितने रन से जीता है, तो 317 रन से। और किसे पराजित किया है, तो श्रीलंका को पराजित किया है। इसी क्रम में अगला आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए कि विश्व में
तिहरा शतक लगाने वाले अपने पदार्पण मैच में पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शकीबुल गनी हैं। ये कहां से हैं? बिहार से हैं, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए कि दोहरा शतक सबसे तेज बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईशान किशन। कौन बने हैं? ईशान किशन बने हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे सर्वाधिक मैच को खेलने वाला या सर्वाधिक मैच को खेलने वाला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है T20 के लिए? तो T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली को चुना गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीकी T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहां चालू किया गया है? आपको ध्यान रखना है कहां लागू किया गया। आप ध्यान रखेंगे यहां देखिए पहला दिया गया है नीति आयोग। क्या दिया गया है? नीति आयोग दिया गया है। दूसरा जो आपका है यह दिया गया है सेबी। तीसरा दिया गया है LIC। चौथा दिया गया भारतीय रेलवे। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा यह विकल्प नंबर 20 सही होगा। सेबी के द्वारा क्या लागू किया गया है? आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम। अब यहां T+1 सेटलमेंट सिस्टम क्या है? तो शेयर मार्केट का भुगतान जो पहले T+2 मतलब 2 दिवसों के अंतराल पर किया जाता था उसे घटाकर T+1 किया गया है। क्या किया गया है? T+1 किया गया है। इसी क्रम में इसका उद्देश्य क्या है? तो जो तरलता है शेयर मार्केट में उसको बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयोग किया गया है। बात करें सेबी की तो आपको याद रखना है किस अधिनियम के द्वारा सेबी की स्थापना की जाती है? तो अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखेंगे 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में पहली इसकी महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की जाती हैं। किसे? तो आप ध्यान रखेंगे माधुरी पुरी बुच को नियुक्त किया जाता है। इसी क्रम में अगर बात करें इस सेबी का कार्य क्या होता है? तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे भारत में अगर बात की जाए शेयर मार्केट के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? तो आप ध्यान रखेंगे पहला BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की जाती है और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो आधार है ये सेंसेक्स जो है सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। अगर सूचकांक जो है ये सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा कौन है? तो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और इसका जो सूचकांक है इसे निफ्टी के नाम से जाना जाता है। आपसे कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में की जाती है। इसी क्रम में नीति आयोग के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए नीति आयोग की तो आप याद रखेंगे नीति आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर गठित किया जाता है और इसे सरकार का थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें यहां इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी जो हैं इसके उपाध्यक्ष हैं और CEO के रूप में कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं यहां के क्या हैं? CEO के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको LIC को ध्यान रखना है किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1956। कौन? अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे का विकास कब होता है? तो 1853 में। किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का विकास होता है, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी जो है यह सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 3 शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन? अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। और इसको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है 1976 में और पहली बार ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस 2023 की थीम क्या है? अब देखिए यहां पूछा जा रहा है
यहाँ की 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो देखिए पहला दिया है मतदान आवश्यक है, मैं तो मतदान करूंगा। दूसरा है मानवता के लिए योग। तीसरा है निजता के बारे में पहले सोचें। चौथा ओनली ऑन अर्थ। यहाँ जो सही हमारा विकल्प होगा ये विकल्प नंबर सी सही होगा। निजता के बारे में पहले सोचें, ये किसकी थीम है? तो डेटा गोपनीयता दिवस 2023 की थीम है, जो कि कब मनाई जाती है? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसी क्रम में अन्य भी महत्वपूर्ण थीम है। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 2023 का थीम क्या है? मतदान आवश्यक है, मैं तो मतदान करूंगा। दूसरा दिया गया मानवता के लिए योग। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? योग, मानवता के लिए योग। अगर बात की जाए 5 जून की, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? ओनली ऑन अर्थ है। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में यह महत्वपूर्ण सीरीज आपकी समाप्त हो रही है और आपसे यही गुजारिश रहेगी, तो चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।